हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 चालू करने वाले हैं जिसका नाम है अदर एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? बेटा ये सब तुम पढ़ के आए हो पहले, पर अब हम वही सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 यानी यूनिट नंबर 1 जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर रहे थे तब मैंने आपको बताया ही था कि आगे चल के आपको वो सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़नी है। भैया कौन सी चीज़ें डेप्थ में पढ़नी है? तो देखो यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। ओहो, एक मिनट रुको। देखो, बैक टू द पवेलियन नाउ। चलो, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एसेंशियल जो है, अदर एसेंशियल्स का सबसे पहला पॉइंट वो है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो हमको पता है, हमने पहले पढ़ा है। देखो, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मुझे ये बताओ। कौन कौन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता? मुझे ये बताओ, कौन कौन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता? तो बोलोगे भैया माइनर। भैया माइनर, माइनर क्या कर सकता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक माइनर आ सकता है? तो बोला नहीं भैया, माइनर का मतलब क्या होता है? जो लेस देन 18 ईयर्स का हो, लेस देन 18 ईयर्स का हो। सेकेंड है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो इंसान जो पागल है। भैया पागल के भी कुछ हिस्से होते हैं, पागल के भी कुछ हिस्से होते हैं। पहला होता है लूनेटिक। लूनेटिक मतलब वो इंसान जो हर समय पागल नहीं होता। लूनेटिक मतलब वो इंसान जो हर समय पागल नहीं होता, बस कभी कभी उसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं रहता। तो जिस समय वो पागल नहीं है, मतलब जिस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड सही है, अगर आप उस टाइम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वैलिड है, ठीक है। पर जिस टाइम वो पागल रहता है उस टाइम अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो लूनेटिक मतलब वो इंसान जो कभी 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 शब्द उसका ब्रेकअप हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए, ठीक है, तो फिर वो लूनेटिक हो जाएगा, मतलब आप रिलेट कर सकते हो। सेकंड इज इडियट। इडियट मतलब जो एक बार पागल हो गया और पागल ही रह गया, मतलब हमेशा के लिए जो पागल हो गया वो होता है इडियट। और तीसरा होता है ड्रंकन। ड्रंकन मतलब वो इंसान जो नशे में है। तो अगर कोई इंसान एल्कोहलिक या लिकर की कंजम्पशन के बाद अपने होशो हवास में नहीं है, अपने होशो हवास में नहीं है, तो ऐसा इंसान के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये अनसाउंड माइंड हो गया। और थर्ड है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे लोग जो डिस्क्वालिफाइड हैं लॉ से, जिनको लॉ नहीं मना कर दिया, बोले लॉ वाले ने बोल दिया आप कर ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल आप लोग नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में कौन कौन आते हैं? भैया मुझे पता है, सबसे पहले कन्विक्ट्स आते हैं। कन्विक्ट्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको जेल हो जाए, वो लोग जिनको जेल हो जाए। अगर सिंपल शब्द बताओ, कन्विक्ट्स मतलब वो लोग होते हैं जिनको जेल हो जाए, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा एलाइन एनिमी। भैया एलियन एनिमी, मैंने बोला एलाइन एनिमी। भैया एलियन एनिमी, मैंने बोला एलाइन एनिमी। एलाइन एनिमी कौन होता है? इंडिया के छोड़ के, इंडिया को छोड़ के जो बाहर के लोग हैं, जो हमसे जिनसे हमारी नहीं बनती, जैसे पाकिस्तान, तो वहां के लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड है फॉरेन एम्बेसी एम्प्लॉइज। फॉरेन एम्बेसी के एम्प्लॉइज, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया में दिल्ली में बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज है। यूएसए की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, हमारी इंडिया की एम्बेसी भी फॉरेन में होती है। तो वहाँ पर जो एम्बेसी में लोग काम करते हैं ना, वो वहीं के लोग होते हैं। यूएसए से लोग आते हैं वहाँ काम करने के लिए, यूएसए की एम्बेसी में, चाइना की एम्बेसी में चाइना के लोग काम करते हैं।
तो उन एम्बेसी के जो एम्प्लॉइज है, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, आप उन लोगों के साथ भी नहीं कर सकते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। भैया ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, ये वर्ड हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मैंने बोला वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, एब का मतलब होता है फ्रॉम, और इनिशियो मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग। तो वॉइड एब इनिशियो का अब मतलब पढ़ो इनवैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब वॉइड एब इनिशियो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप स्टार्ट ही करते हो, जब आप इसमें एंटर करते हो, तब से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, मतलब इनवैलिड है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर हमने ये सारी चर्चा की, ठीक है, कि कौन कौन इंसान एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो कैपेसिटी refers to the competence of the parties to make a contract. It is one of the essential element to form a valid contract. ठीक है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये नहीं होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और मैंने आपको कैपेसिटी बता दी है, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 की आपको एनालिसिस यहाँ पर दी है। और देखो यहाँ पर 3 चीज़ें बोली है, 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी हो गए हैं, जो साउंड माइंड है मतलब जो पागल नहीं हुए हैं, और वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, ठीक है। 3 टाइप के लोग बस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। वो इंसान जो मेजर है यानी 18 के ऊपर का है, वो इंसान जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, और वो इंसान जो पागल नहीं है, ये 3 लोग ही सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोलता है कि अगर आप 18 साल के ऊपर हो गए हो तो आप क्या हो, तो आप क्या हो, मेजर हो। तो भैया क्या मैं बर्थडे के दिन रात को 12 बजे के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? मैंने बोला हाँ। जिस दिन आपका बर्थडे है, 18वां बर्थडे, 18th बर्थडे, रात को 11:59 के बाद जैसे ही 12 बजेगा आप कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद कर सकते हो। अब उसके बाद आपके हर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएंगे। उसके बाद आपके सारे एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो देखो लॉ रिलेटिंग्स टू माइनर्स पोजीशन, अब इसके ऊपर हमारे को घनिष्ठ चर्चा करनी है कि माइनर की एग्रीमेंट और पोजीशन के ऊपर क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो देखो पहला है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। बोल रहा है माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो शुरू से क्या है, इनवैलिड है, शुरू से क्या है, इनवैलिड है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस लॉ है 1903 का। इसके अंदर क्या हुआ था, देखो मैं केस लॉ से ही बता देता हूँ। एक माइनर था जिसने 20,000 रुपये बोरो किया, 20 और सिक्योरिटी में मॉर्टगेज दे दिया। मॉर्टगेज मतलब क्या होता है भैया, मॉर्टगेज मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखना, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने आपसे लोन लिया और उसके बदले मैंने अपना घर आपको क्या दे दिया, एज अ सिक्योरिटी रख दिया। मैंने अपना घर आपको एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज बोलते हैं। तो भैया प्लेज क्या होता है, प्लेज मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो देखो प्लेज का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ गोल्ड लोन, ठीक है। जैसे मान लो आपको गोल्ड लोन लेना है तो मनापुरम गोल्ड लोन का नाम आपने सुना होगा। आपको अगर गोल्ड लेना है तो आपको जाके उनके पास अपना गोल्ड डिपॉजिट कराना पड़ता है और उसके बदले वो आपको पैसा देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेज, जिसमें आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख लेंगे। एक और टर्म है, मैं आपको इसी में बता देता हूँ, हाइपोथिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करते हो, एज अ सिक्योरिटी देते हो, लेकिन इस सिचुएशन में ना आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जो आपको लोन दिया इंसान वो अपने पास नहीं रखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लोन लिया और मैंने ना अपनी कार के पेपर्स आपको दे दिए, अगर मैं बोला कि लोन वापस नहीं किया तो मेरी कार बेच देना, अगर मैं लोन वापस नहीं किया मेरी कार बेच देना, पर मैंने आपको कार नहीं दी है, जब लोन नहीं वापस करूंगा तब आप कार को बेचोगे, ठीक है। मैंने आपको कार नहीं दी है तो इसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मॉर्टगेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देना, और प्लेज मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देना प्लस पोजेशन भी दे देना, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी भी उनके हाथ में दे देना। और हाइपोथिकेशन मतलब होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी तो देना
पर गुड्स अभी नहीं देना है, गुड्स अभी आप ही के पास रहेंगे, ठीक है। तो मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष के केस लॉ में बोला गया कि जो ए है एक माइनर, उसने लोन लिया कितने का, 20,000 रुपए का, ठीक है, और उसके बदले में उसने मॉर्गेज कर दिया। उसके बाद बोल रहा है ही बिकेम मेजर आफ्टर फ्यू मंथ्स लेटर फाइल्ड अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट मॉर्गेज। हाँ, तो अल्टीमेटली ये हुआ, देखो इस केस में, चलो ड्राइंग से ही बता देता हूँ मैं। एक बच्चा था जो कि माइनर था, उसने बी से 20,000 का लोन लिया, 20,000 का लोन लिया। अब इसने बी को मॉर्गेज दिया, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी किया होगा, ठीक है। ए कुछ समय के बाद मेजर हो गया, कुछ मंथ के बाद ए जो है वो मेजर हो गया, और जब ये मेजर हुआ तब ये बी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मैं लोन वापस नहीं करूंगा, तुम मेरे से लोन ले ही नहीं सकते। ये 20,000 का प्लस मॉर्गेज भी नहीं, लोन भी नहीं, कुछ नहीं दूंगा वापस, निकलो खाली हाथ। क्यों? क्योंकि मैं जब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैं माइनर था, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए ही क्यों? माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, इट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो मैं नहीं दे रहा तुमको पैसा वापस, मैं तुम्हारे को मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ तुम निकलो, ऐसा बोल दिया। और ए केस जीत भी गया, ए केस जीत भी गया। क्यों? क्योंकि लॉ में साफ साफ लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो इस केस लॉ में यही बोला गया। सेकेंड पॉइंट देखो, बोल रहा है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। देखो मान लो इसी एक ऐसा केस हुआ जिसमें मैं ए है और एक बी है, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस समय ना ए माइनर था, उस समय ए माइनर था, ठीक है। कुछ समय के बाद मतलब आफ्टर फ्यू मंथ्स ए जो है वो मेजर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ए जो है 18 साल के अबव हो गया, 18 साल का हो गया। और जब ये मेजर हो गया ना तब इसने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ये वाला किया था इसको इसने रेटिफाइड कर दिया। रेटिफाइड मतलब उसने इसको वैलिड बना दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड एब इनिशियो था वो बोला अब तो मैं मेजर हो गया, मैं फिर से एग्री कर ही रहा हूँ ना कि मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, मैं बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो वो बोल रहा है ना कि मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया था जब मैं माइनर था और मैं मान रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ए बोल रहा है कि मैं मान रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं मेजर हो गया हूँ, अब मैं मान रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बेटा आप नहीं मान सकते कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही वॉइड था। ए जब माइनर था और वो बी के साथ आया एग्रीमेंट में तो शुरू से ही वॉइड था, ठीक है। तो आप इसको मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद इसको आप वैलिड बना ही नहीं सकते। भले आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लो, पर वो जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था जब आप माइनर थे तब उसके साथ किए थे उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, यानी आप उसको वॉइड से वैलिड नहीं बना सकते, ठीक है। तो रेटिफिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो एग्जांपल दिया है, एक्स अ मेजर मेक्स अ प्रॉमिस नोट इन द नेम ऑफ वाई ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई इट एंड इफ he makes a new promissory note in the old one, here the new promissory note which the executed after attaining majority is also void being without consideration। देखो यहाँ पर वो ऐसा केस बोल रहा है कि x एक माइनर है, x एक माइनर है, मैंने मेजर बोल दिया, उसने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया y के नाम पर, और जब वो मेजॉरिटी अटेंड करेगा उसके बाद ना तो वो न्यू प्रॉमिसरी नोट बना सकता है और ना ही पुराने वाले को रेटिफाई कर सकता है। अब बोलोगे भैया आप तो बोले थे न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, तो बेटा मेरे एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे एग्जांपल में मैंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बोला था, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है विद अ कंसीडरेशन। यहाँ पर वो न्यू प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहा है, तो न्यू प्रॉमिसरी नोट वहाँ पर ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उस टाइम में कोई कंसीडरेशन ही नहीं रहेगी, तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो न्यू प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर वो नहीं बना सकता क्योंकि उसने प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल लिया। हियर द न्यू प्रॉमिसरी नोट विच एग्जीक्यूटेड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी इज ऑल्सो वॉइड बिकम्स विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है, क्योंकि कंसीडरेशन ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए मतलब ये वाला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, देखो कि x और y थे, y ने x को कुछ गुड्स दिए होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और x ने y को एक प्रॉमिसरी नोट फाड़ के दिया, ठीक है, जब वो माइनर था। फिर x कुछ समय बाद मेजर हो गया, और जब वो मेजर हो गया, ठीक है, तो अब वो इस प्रॉमिसरी नोट को जो वो फाड़ के दिया था इसको तो वो रेटिफाई कर ही नहीं सकता, मैं बता दिया, मतलब इसको तो वो मान ही नहीं सकता वैलिड है। पर वो नया प्रॉमिसरी नोट भी अगर देना चाहेगा y को, किस बिहाफ में देगा? ये बोलेगा कि मैंने गुड्स लिया था तेरे से पहले जब मैं माइनर था, तो मैं गुड्स लिया था, तो भाई तुम माइनर थे तब तो तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे, तो ये गुड्स को तो कंसीडरेशन वैलिड माना ही नहीं जाएगा। दिस इज नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन, ये वैलिड कंसीडरेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉमिसरी नोट भी क्या हो जाएगा? वॉइड। क्यों? क्योंकि उस साइड से कोई कंसीडरेशन आ ही नहीं रही है।
उधर से कोई कंसिडरेशन आई नहीं रही, इस गुड्स को मैं कंसिडरेशन नहीं मान सकता, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉमिसरी नोट के एग्जाम्पल में न्यू प्रॉमिसरी नोट को उसने वॉइड मान लिया, ठीक है। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, दोनों साइड से कंसिडरेशन आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड बोल रहा है माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है माइनर जो है वो एज अ बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है। जैसे कि देखो, ए मॉर्गेज वॉज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, हियर ही कैन गेट अ डिक्री फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज। बोल रहा है देखो यहाँ पर माइनर का एडवांटेज है, देखो ए ने मॉर्गेज किया माइनर के फेवर में, ए ने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके रखी थी माइनर के फेवर में, तो अगर माइनर को प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो माइनर इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है उसका, यहाँ पर उसका एडवांटेज है, यहाँ पर वो बेनिफिशियरी का काम कर रहा है। वैसे ही वो पार्टनरशिप फॉर्म में भी बेनिफिशियरी की तरह ज्वाइन कर सकता है, वैसे ही वो कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकता है अगर वो फुल्ली पेड अप हो, ठीक है। तो माइनर जो है जहाँ पर उसका फायदा है वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, जैसे वो फुल्ली पेड अप शेयर ले सकता है कंपनी के, वो पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ बेनिफिशियरी ज्वाइन कर सकता है, ये सारी बातें, ठीक है। A minor can always plead minority and a minor can always plead minority मतलब होता है माइनर अपनी माइनॉरिटी, मतलब अपने ये जो उसको राइट मिला है कि वो माइनर होने के बाद जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ये उसके लिए बहुत बड़ा राइट है। पता है, अगर वो किसी को बेवकूफ़ बना के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तुम इसको ट्राई मत करना, पर अगर तुम 18 साल से कम हो और तुम किसी से लोन ले लो, ठीक है, ये दिखा के तुम 18+ हो, तुम 18+ हो, वो सामने वाले की गलती उसको चेक करना चाहिए था, ठीक है। तुम 18+ हो करके तुम किसी से लोन ले लो, अब भाई तुम अपनी माइनॉरिटी के बेसिस पे बोल सकते हो मैं तो तेरे को लोन वापस नहीं कर रहा, तेरे जो करना है कर, जा कोर्ट में केस ठोक दे। तो माइनर क्या कर सकते हो, ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब अपनी माइनॉरिटी को एज अ डिफेंस हमेशा अपनी माइनॉरिटी को वो यूज़ कर सकता है, ये बात बोल रही। देखो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी and is not stopped to do so even when he has taken any loan, entered into any contract by falsely representing that he may is major। बोल रहा है भले वो जानबूझ के भी ये काम करे तो वो भी उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। सोचो इतना बड़ा एडवांटेज है, अगर वो जानबूझ के करे, जानबूझ के लोन ले, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट में आए तो भी उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, बोल रहे हैं। देखो रूल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाई। एस्टॉपल मतलब क्या होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक्ट, अपने आप को ऐसा एक्ट करना। तो वो क्या किया, मैं मेजर हूँ, ऐसा वो एक्ट किया कि मैं मेजर हूँ, तो उसने एक्ट किया तो बाय एस्टॉपल लगना चाहिए, पर एस्टॉपल माइनर के केस में भी नहीं लगता है, एस्टॉपल माइनर के केस में नहीं लगता है। माइनर तो भाई हर जगह से बच ही जाता है, ठीक है। लायबिलिटीज फॉर नेसेसिटीज, मान लो आप माइनर हो, ठीक है, एक मिनट रुकना, मान लो आप माइनर हो और आपकी कुछ नेसेसिटीज़ होती है। भैया नेसेसिटीज़ क्या होती है, अब बेटा वो डिपेंड करता है कि आप लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो कि हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो। अगर आप लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपकी नेसेसिटी होगी रोटी कपड़ा और मकान। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपकी कुछ 2 व्हीलर व्हीकल हो मेरे पास, कुछ ढंग के कपड़े हो, थोड़े से हाई क्लास मतलब थोड़े मिडिल ब्रांडेड टाइप के। और अगर आप हाई क्लास फैमिली बिलोंग करते हो तो महंगी कारें हों, कपड़े हो, महंगे कपड़े, सारे ब्रांडेड कपड़े हो। ये आपकी नेसेसिटी डिपेंड करती है कि आप कौन से क्लास ऑफ फैमिली बिलोंग करते हो। तो बाई चांस अगर मैं आपको कोई नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाई चांस अगर मैं आपको कोई नेसेसिटी डिलीवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लायबल हो, उसके लिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा। बाई चांस भैया आपने मुझे नेसेसिटी प्रोवाइड की और मेरे पास पैसे ही नहीं है, नो मनी, नो पैसे, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में 2 सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। मैं आपकी प्रॉपर्टी को सू कर सकता हूँ, मतलब मैं आपकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता हूँ। आपकी जो प्रॉपर्टी होगी माइनर की प्रॉपर्टी ना, पेरेंट्स की नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी से मैं क्लेम कर सकता हूँ। बाई चांस प्रॉपर्टी भी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, नो क्लेम। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकता, ना पैसा ले सकता हूँ, ना काम करवा सकता हूँ, कुछ भी नहीं करवा सकता। प्रॉपर्टी है तो उससे क्लेम कर सकता हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनर को टू सम एक्सटेंट एडवांटेज है कि वो नेसेसिटीज़ के लिए पर वो बाउंड है। ये चीज़ ध्यान रखना, नेसेसिटीज़ के लिए माइनर जो है वो बाउंड है, ठीक है। इसको तुम लोग पढ़ लेना, ये तो इसमें यही सब लिखा है। देखो देयर इज़ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। देखो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है, कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है माइनर की, ठीक है। देखो
कब उसको नेसेसिटी माना जाएगा? पहली कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ गुड रीजनेबल नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ चलाने के लिए वो एक नेसेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसिटी। और दूसरी सिचुएशन ये कि जो गुड आप उसको सप्लाई कर रहे हो, पहले से उसके पास वो गुड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पता चला आप उसको कार सप्लाई कर रहे हो, क्या बोलते हैं ये स्विफ्ट डिजायर, और उसके पास ऑलरेडी मर्सिडीज बेंज है, तो इस सिचुएशन में आप पैसा नहीं ले सकते उससे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी कार थी, तो आपने उसको क्यों सप्लाई की? क्यों किया? आपकी गलती, ठीक है। देखो एक और पॉइंट है यहाँ पर, बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ वर्ड नेसेसरी, ठीक है। तो ये सारे खर्चे भी नेसेसरी वर्ड के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, हाउ फार एनफोर्सिएबल, ठीक है। बोल रहा है अगर गार्जियन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, आपके बिहाफ में, तो कितना एनफोर्सिएबल हो सकता है? तो मान लो ए है, ए हमारा माइनर है, इसके पापा हैं पी फॉर पापा ने किसी बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके बिहाफ में पापा ने किसी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो एक बात बताओ, क्या आप लायबल हो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? लायबल हो? मैंने बोला हाँ, यस, बट आई एम गोइंग टू पुट अ कंडीशन, if and only if it is related to your necessities, ठीक है, तभी आप लायबल हो, अदरवाइज आप लायबल नहीं हो। तो देखो यहां पर भी ये लिखा होगा, देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन माइनर कैन इन्फोर्स। ये देखो बेनिफिट ऑफ द माइनर, अगर गार्जियन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं जो आपकी बेनिफिट के लिए, आपकी नेसेसिटी है, आपका बेनिफिट है उसमें, आपका फायदा है उसमें, तो फिर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड, फॉर इंस्टेंस गार्डियंस ऑफ माइनर हैव no power to bind the minor by conduct of the purchase of immovable property, but a contract entered by a certified guardian to by court minor has the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by the either party of the contract। बोल रहा है अगर, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप बाइंडिंग नहीं हो। मान लो आपके मम्मी पापा ने या आपके किसी गार्जियन ने, कोई भी गार्जियन हो, सिर्फ मम्मी पापा नहीं होते, आपकी प्रॉपर्टी फॉल्सली मतलब धोखे से बेच दी, सेल कर दी, आपकी प्रॉपर्टी धोखे से सेल कर दी, तो उस सिचुएशन में आप बाउंड नहीं हो। क्यों बाउंड नहीं हो? क्योंकि उन्होंने धोखे से बेची। लेकिन अगर कोर्ट ने, देखो लिखा है बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय सर्टिफाइड गार्जियन अप्रूव्ड बाय कोर्ट, अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ अ माइनर, देन द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। उस सिचुएशन में सेल ऑफ प्रॉपर्टी को एनफोर्स किया जा सकता है जब कोर्ट ऑर्डर दे के आपको सर्टिफाइड गार्जियन प्रोवाइड करेगी। ये देखो कोर्ट ऑर्डर देके जब सर्टिफाइड गार्जियन प्रोवाइड करेगी, उस सिचुएशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एनफोर्सिएबल होगा। बट किस सिचुएशन में नहीं होगा? जब द गार्जियन ऑफ द माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब गार्जियन के पास पावर नहीं होगी, वो पावर कब नहीं होगी? जब कोर्ट उनको पावर नहीं देगा। तो उनके पास पावर नहीं है, सीधी साफ बात। डिफॉल्ट केस में तो पावर हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सॉरी माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बस वो यही बोल रहा है, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एब्सोल्यूट वॉइड देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसा क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मत बोलना भैया अभी तो आप एक्सेप्शन बता रहे हो, तो एक्सेप्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नो इंसॉल्वेंसी, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पर्सनली लायबल होता ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी से हम कुछ रिकवर कर सकते हैं, पर पर्सनली तो लायबल होता ही नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर एडमिट हो सकता है ओनली फॉर बेनिफिट, ठीक है, ओनली फॉर बेनिफिट, ठीक है। मतलब लॉसेस के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ऐड हो सकता है। लॉस हुआ माइनर को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो माइनर को मिलेगा, ठीक है। लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, मतलब सिर्फ बेनिफिट के लिए।
माइनर कैन बी एजेंट, हाँ माइनर एजेंट बन सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जब माइनर एजेंट बनेंगे उस सिचुएशन में उन लोग किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब उनके ऊपर कोई भी केस नहीं ठोक सकता, प्रिंसिपल उनके ऊपर केस नहीं ठोक सकता, कस्टमर नहीं ठोक सकता, माइनर सिर्फ एज ए एजेंट वर्क करेगा, ठीक है, पर वो लायबल नहीं होगा। जैसे देख लो यहाँ लिखा होगा अ माइनर कैन बी एक्ट एज ए बट ही विल नॉट लायबल फॉर प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्ट, अ माइनर कैन ड्रॉ डिलीवर एनफोर्सेबल नेगोशिएट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल, बोल रहा है वो किसी भी सिचुएशन में लायबल नहीं होगा, ठीक है। माइनर के नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, भाई अगर माइनर कोई उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करके आया लोन का, ठीक है, फिर उसके बाद अब वो लोन रीपे नहीं करेगा, तो एक बात बताओ, अब लोन वाले क्या पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए? हाँ भैया जाएंगे, बोलेंगे पेरेंट्स को आपका बेटा हमसे गलती से लोन ले लिया, आप हमको पैसे वापस करो, लेकिन पेरेंट्स वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लॉ में लिखा है कि माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो उसके लिए पेरेंट्स गार्जियंस लायबल नहीं है, जाओ ठोको कोर्ट केस आराम से, पेरेंट्स तो कोई पैसा नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे, तो ये लॉ में ही लिखा है। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट फॉर नेसेसिटीज, ठीक है, द पेरेंट विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ द पेरेंट। पेरेंट्स कब लायबल होंगे? जब चाइल्ड एज एक्ट कर रहा होगा एज अ एजेंट ऑफ द पेरेंट, तभी लायबल होंगे। भैया एग्जांपल दो, देखो बचपने में हम किराने की दुकान में जाते थे, हम बचपने में किराने की दुकान में जाते थे, बोलते थे भैया एक आटे का पैकेट दे दो 5 किलो वाला, वो हमको दे देता था निकाल के। उसके बाद हम बोलते थे भैया पैसा नहीं लाया हूँ, मम्मी बोली है कि बुक में लिख लेना, मम्मी बोली है खाते में लिख लेना। तो एक बात बताओ, इस सिचुएशन में क्या मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया? आप बोलोगे हाँ भैया कॉन्ट्रैक्ट में आया तो हो, क्योंकि क्या है पैसा इधर से जाएगा इधर से ये है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, मस्त है, दो पार्टीज है, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्लाइड, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और माइनर क्या वर्क किया है? एज अ एजेंट। माइनर कैसे वर्क किया है? एज अ एजेंट। एजेंट ऑफ व्हाट? एजेंट ऑफ मम्मी। मम्मी ने बोला था ना लाने के लिए, मम्मी ने बोला था कि जाके दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आटे का, ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही था ना। जाने अनजाने में बेटा आप लाखों कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट बचपन से कर चुके हो, ये तो आप भी किए होगे, है ना। तो यहाँ पर जो मम्मी है, मम्मी घर में मम्मी बैठी होगी, ये देखो, तो यहाँ पर जो मम्मी है वो लायबल है किस चीज़ के लिए? इस आटे के पैकेट के पेमेंट के लिए। इस आटे के पैकेट के पेमेंट के लिए मम्मी यहाँ पर क्या है? लायबल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब माइनर एज अ पेरेंट्स का एजेंट वर्क करेगा तब पेरेंट्स लायबल हो जाएंगे, ठीक है, उनको आटे का पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? वेरी गुड। पानी की बोतलें ख़त्म हो जाती है पर क्लासेस नहीं ख़त्म होती। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर मतलब मान लो एक माइनर है 17 साल और एक मेजर है 20 साल, दोनों मिलके आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए किसी थर्ड पार्टी के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए किसी थर्ड पार्टी के साथ। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए सिर्फ मेजर ही लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। मतलब बाई चांस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफॉल्ट या कुछ भी क्लेम में मराइज हुआ तो सिर्फ मेजर उसके लिए लायबल होगा, माइनर उसके लिए लायबल नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। इन सेंसदास वर्सेस रामचंद्र केस लॉ में यही बोला गया था, वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज ऑफ टू परचेजर, वन ऑफ देम वाज अ माइनर एंड इट वाज हेल्ड दैट वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर ओनली, ठीक है। तो माइनर और मेजर दोनों जाके एक कॉन्ट्रैक्ट की और एक परचेज करके आए एक व्हीकल, है ना, परचेजर ही थे, ठीक है, तो उन्होंने परचेज करके आई, ठीक है। और अब ये जो परचेज है, ठीक है, इसके लिए सिर्फ मेजर लायबल है, माइनर लायबल नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, मेजर ही बस लायबल है। चलो नेक्स्ट देखो, श्योरिटी। श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी ऑफ अ माइनर के अंदर मान लो माइनर के बिहाफ में किसी मेजर ने गारंटी दी कि मैं गारंटी ले रहा हूँ इस माइनर की, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये माइनर लोन ले रहा है, अगर ये लोन रीपे नहीं किया मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई एडल्ट, कोई मेजर माइनर की गारंटी ले रहा है, माइनर की गारंटी, तो उस सिचुएशन में ये जो मेजर है जिसने माइनर की गारंटी ली है और वो जो थर्ड पार्टी था जिसने लोन दिया, ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब ये दोनों आपस में सू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये देखो एक माइनर है, इसने इससे लोन लिया और इसके बदले एक ए है, इसने इसको गारंटी दी कि अगर ये माइनर लोन नहीं दिया तो मैं दूंगा, ये माइनर लोन रीपे नहीं किया तो मैं दूंगा। तो इस सिचुएशन में ये इंसान इसके ऊपर केस ठोक सकता है, ये जो इंसान है
वो इसके ऊपर केस ठोक कर सकता है लोन के अमाउंट की रिकवरी के लिए, लोन के अमाउंट की रिकवरी के लिए इसके ऊपर ये केस ठोक सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो श्योरिटी में यही लिखा है, देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर देन एडल्ट इज लायबल थर्ड पार्टी इज देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी। तो उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो गारंटी देता है और जो लोन देता है उसके बीच में। नेक्स्ट है माइनर एज अ शेयर होल्डर। तो माइनर तभी शेयर होल्डर बन सकता है जब उसको फुल्ली पेड अप शेयर ट्रांसफर हो, उसके अलावा किसी सिचुएशन में वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता। अगर गलती से बन गया तो कंपनी को तुरंत अपनी रजिस्टर से उसका नाम हटाना पड़ता है, तुरंत अपनी कंपनी से उसका रजिस्टर, अपनी रजिस्टर से उसका नाम हटाना पड़ता है, पर फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए वो बन सकता है मेंबर। ठीक है, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, देखो, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। जैसे मान लो एक माइनर ने क्राइम किया, फ्रॉड, क्राइम मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर की भाषा में बोलूँ तो माइनर ने फ्रॉड किया, तो फ्रॉड के लिए माइनर लाइबल है क्या? यस, फ्रॉड के लिए माइनर लाइबल है, लेकिन कितना? सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी जितना। बाय चांस उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो नो लायबिलिटी, प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो नॉट लायबल, क्योंकि माइनर पर्सनली लायबल कभी भी नहीं होता, पर अगर प्रॉपर्टी है तो जितनी प्रॉपर्टी है उतना क्लेम कर लेंगे, जितनी प्रॉपर्टी उतना क्लेम कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी बेच बाच के जितना रिकवर हो उतना कर लेंगे, लेकिन उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराएंगे कि चल बेटा तू बंधा मजदूरी कर, चल बेटा तू पैसा कमा के दे, ऐसा नहीं, पर्सनल लायबिलिटी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी पकड़ो माइनर की। ठीक है, हाँ यही लिखा है, हॉर्स के इसे एग्जाम्पल से ही समझाया है। ठीक है, तो ये तो माइनर के अंदर की 15 पॉइंट्स थे। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी एक्सेप्शंस पढ़ ली कि माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो कब वैलिड हो सकता है। वैसे तो जो बेसिक रूल है वो यही है कि माइनर जो है वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी पागल इंसान, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो देखो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time that he makes a contract capable of understanding it and forming a rational judgment and effect upon his interest। बोल रहा है कि इंसान को हम दिमागदार मतलब पागल नहीं बोलेंगे उस सिचुएशन में जब उसका जो दिमाग हो वो कॉन्ट्रैक्ट यानी जब एग्रीमेंट कर रहे हैं उस टाइम में सही जगह पे है, सोचने समझने की उसकी क्षमता चल रही है, रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट हो सकता है उसके इंटरेस्ट का हो, तो उसका इंटरेस्ट कहीं से भी क्या हो ना हो, वायलेट ना हो, उसका इंटरेस्ट कहीं से भी वायलेट ना हो। तो इस सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि वो पागल नहीं है, वो एकदम सही सलामत है। ठीक है, बोल रहा है पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज साउंड। बोल रहा है एक आदमी है जो कभी कभी पागल रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, तो जब वो पागल नहीं रहता है उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वही बात बोल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, a patient is lunatic asylum in a lunatic asylum who is in at interval of sound mind may contract during the interval। बोल रहा है एक लुनेटिक एक ऐसा आदमी जो कभी कभी पागल रहता है, लुनेटिक रहता है और कभी कभी नॉर्मल रहता है, तो जब वो नॉर्मल रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है a sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment as to effect on his intent cannot contract will such delirium or drunkenness last। बोल रहा है एक ऐसा इंसान जो किसी गम में है, दुख में है, ब्रेकअप के गम में डूब चुका है और या फिर ड्रंकन है, नशे में है, ठीक है, नशे में हिल रहा है, तो उस सिचुएशन में जब तक वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब वो जब तक अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ जाता, जब तक उसका दिमाग सही ठिकाने पे नहीं आ जाता कि छोड़ो यार और मिल जाएगी लड़कियां, है ना, छोड़ो काहे के लिए ब्रेकअप का दुख मनाऊं, तो जब तक वो उसके दिमाग में ये बात नहीं आ जाती, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड है, वॉइड 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 वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट बाय कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बिसाइड माइनर और पर्सन देयर इज अनदर पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ। ठीक है, तो देखो और उनके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड होता है, तो वो कौन कौन से पर्सन हैं, तो देखो फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर्स यानी कि जो आपकी फॉरेन एम्बेसी के एम्प्लॉयज़ हैं, अलाइन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कन्विक्स, इंसॉल्वेंट एक्सेट्रा। इनसॉल्वेंट के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी भीख मंगा है और क्या आपको देगा, और क्या आपको देगा, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी गलती, वॉइड है, हम नहीं जानते, बाय बाय। ठीक है, तो ये थे
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लोग जिन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, ये कुछ वो लोग थे। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी, है ना, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट मतलब वो कॉन्सेंट जो कि कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ठीक है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब को छोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो फ्री कॉन्सेंट होता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज़ से प्रेशर में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हो तो उसको फ्री कॉन्सेंट बोलते हैं। तो ये हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलता है अगले वीडियो में।